हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है? ऑप्शन है ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और रुद्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है और रुद्राणु होते हैं 45%। अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका वाटर होगा 90%, प्रोटीन होगा 7%, मिनरल्स होंगे 2.9% और ग्लूकोज होता है 0.1%। तो ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? प्लाज्मा में। तो 7% आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिसमें आपके फाइब्रोनोजन होगा, ग्लोबुलिन होगा, एल्ब्यूमिन होगा और एक और प्रोटीन होती है इसमें प्रोथ्रोम्बिन। यानी 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं किससे सुरक्षा प्रदान करती हैं? प्यास से, संक्रमण से, प्यास और संक्रमण दोनों से, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो देखिए, जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है बॉडी के द्वारा उत्पन्न एक प्रोटीन होती है जो एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करती है? ये जो भी बाहरी एंटीजन होते हैं उन बाहरी हानिकारक तत्व होते हैं उनसे लड़ने में मदद करती है। और शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, क्या करता है? एंटीबॉडी बनने के लिए उत्तेजित करता है। और किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं एंटीबॉडीज? इन्फेक्शन से, यानी कोई भी संक्रमण होता है उससे बचाव के लिए एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? ठीक है, तो किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन है थायराइडोट्रोपिक हार्मोन, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन ऐसा होता है? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, इसे STH भी कहा जाता है। और इस हार्मोन से क्या होता है? शरीर की जो वृद्धि होती है, विशेषकर हड्डियों की वृद्धि, उसको ये नियंत्रित करता है ये हार्मोन। यदि इसकी कमी होगी तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। यदि इसकी अधिकता होगी, STH की अधिकता यदि होगी तो व्यक्ति की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम थी। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है? तो ऑप्शन है सभी के लिए स्वास्थ्य, हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य है, शहरीकरण और स्वास्थ्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य है। ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी थीम थी, हेल्थ फॉर ऑल। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 1950 में। ठीक है, 1950 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
स्थापना कब हुई इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 1948 में। मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थीम आपसे पूछेगा, थीम क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य है। इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे वो मुख्य सेविका का एग्जाम हो या आपके होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे थीम पूछ लेगा आपसे, डे पूछ लेगा कि किस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्थापना आपसे पूछ लेगा, इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। स्थापना 1948 में हुई थी। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था। और थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य है। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। भेड़ के बाल, अब जानते हैं कि ऊन बनाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता होती है, और किस प्रक्रिया, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन है फेल्टिंग कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, स्काउरिंग कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, जब ऊन निर्माण की जो प्रथम प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, भेड़ के शरीर से ऊन उतारना या काटना, इसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, भेड़ के शरीर पर ऊन को काटने से पूर्व उनको क्या करते हैं, कीटाणुनाशक घोल से नहलाया जाता है, फिर उसके बाद भेड़ के शरीर से ऊन उतारना शुरू करते हैं। इसी प्रक्रिया को शेयरिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी अतिरिक्त, यहाँ पर अतिरिक्त लिखा है, तो यानी कि आपको बताना है कि नॉर्मल जो वुमेन है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, और उसके बाद यदि वो प्रेग्नेंट है तो कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन है 400 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी या फिर 300 किलो कैलोरी। तो कितनी आवश्यकता होती है, तो देखिए यदि हम बात करें वुमेन जो है, यदि वह सेडेंट्री है, ठीक है, सेडेंट्री यानी कम क्रियाशील है, तो 1660 प्रतिदिन, RDA 2020 की अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 1660 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि मॉडरेट है तो 2130, हैवी वर्कर है यानी ज़्यादा क्रियाशील है तो 2720 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं यदि वह महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 350 प्लस 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसमें सही है। यदि वह लैक्टेशन है, उसका बेबी 0 से 6 मंथ का है, तो प्लस हो जाएगा 600। ठीक है, यदि बेबी उसका 7 से 12 वर्ष का है तो प्लस इसमें हो जाएगा 520। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आरडीओ को अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी आप होम साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, आरडीओ आपसे पूछा जाएगा, मुख्य सेविका के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप उसमें एक तो प्रोटीन, ठीक है, कैलोरी और आयरन, विशेषकर ये जरूर पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलोरी और प्रोटीन की कमी का परिणाम होता है, यदि कैलोरी और प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ऑप्शन है मैरास्मस, क्वाशियोरकर, स्कर्वी या फिर बेरीबेरी। तो क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से तो मैरास्मस रोग हो जाता है। यदि बच्चे में PEM, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऐसी कंडीशन किसके कारण होती है, यदि कैलोरी और प्रोटीन की कमी हो जाए, और इसी को मैरास्मस कहा जाता है। यदि आपसे यहाँ पर पूछता प्रोटीन की कमी से क्या होगा, तो क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनके सिम्टम्स पूछे जाते हैं। मैंने अलग से एक क्लास कराई हुई है मैरास्मस और क्वाशियोरकर की, तो इसमें पूछा भी जाता है, सिम्टम्स पूछे जाते हैं, दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, और कितने से कितने एज तक ये होते हैं मैरास्मस, क्वाशियोरकर, सारा कुछ वहाँ पर कराया गया है। आप वीडियोस देखिएगा, पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं बहुत ही अच्छी हैं, वो वीडियोस आपके काम आएंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी जो आपको पढ़ना है, आपकी कोई भी होम साइंस का एग्ज़ाम है, यूथ कंपटीशन की बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर का सारे दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, 80% आपको वहीं से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
दूध में क्या नहीं मिलता है? कैल्शियम नहीं मिलता है, लोह यानी आयरन नहीं मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है या प्रोटीन नहीं मिलता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कैल्शियम की कमी है तो दूध पीजिए, यानी दूध तो मिलता ही है, विटामिन बी भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता ही है दूध में, लेकिन दूध में आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में उपस्थित तरल कहलाता है। मांसपेशियों में लिक्विड होता है जो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है? तो ये सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से इसका सिक्रेशन होता है हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन का? तो ऑप्शन है लीडिंग सेल्स द्वारा, सेमीफेरियस ट्यूबुलस द्वारा या सीमेन द्वारा या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा इसका सिक्रेशन होता है हार्मोन का, और ये हार्मोन मेल हार्मोन है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या फिर लीवर के द्वारा। तो देखिए ये जो हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा ये इसका सिक्रेशन होता है। थायरोकैल्सिटोनिन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित हो रहा है, और इसमें क्या होता है, इस हार्मोन की उससे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, ये जो हार्मोन है थायराइड के स्ट्रोमा द्वारा स्रावित होता है और ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कैल्सिटोनिन कहा गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे कैल्सिटोनिन हार्मोन कहा जाता है। पूरा नाम इसका है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट बाय। तो ये क्वेश्चन मीन्स है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है कितनी बोन्स के द्वारा कंसिस्ट होता है? कितनी बोन्स होती हैं? 206 होती हैं, 126 होंगी, 208 होंगी या फिर 80 बोन्स होती हैं। तो जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा था, तो हमने दो तरीके से उनको डिवाइड किया था। एक होता है आपका एक्सियल, ठीक है, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें आपके लिम्स आते हैं और गर्डल्स आते हैं। ठीक है, लिम्स और गर्डल्स आते हैं। तो जो लिम्स होते हैं उसमें 120 बोन्स होती हैं, जिसमें आपके पैर, हाथ, और गर्डल्स होते हैं उसमें 6 बोन्स होती हैं। तो टोटल 126 बोन्स इसमें होती हैं। आप वीडियो देखिएगा, पूरा स्केलेटल सिस्टम अच्छे से वहाँ पे कराया हुआ है। बोन्स आपकी पूछी जाती हैं। पीजीटी के एग्जाम में 7% आपका फिजियोलॉजी आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिजियोलॉजी एनाटॉमी को वो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको कराई हुई है क्लासेस, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। धागों का झुंड लंबाई में 840 के रूप में होता है। ठीक है, पाउंड, हैंक, काउंट टू या फिर डेनियर को किसके रूप में होता है ये? तो देखिए जब हम धागों की बात करते हैं वहाँ पर हम हैंक पढ़ते हैं, पॉन्ड पढ़ते हैं, डेनियर पढ़ते हैं और टैक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो एक जो हैंक होता है, ठीक है, एक जो हैंक होता है 840 गज का होता है और इसे ही एक पाउंड इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक पाउंड या पॉन्ड बोलते हैं। डेनियर जो होगा आपका, डेनियर जो होता है 9000 मीटर का होता है। टैक्स जो होता है आपका 1000 मीटर का होता है। ठीक है, इनको याद में रखिएगा। डेनियर 9000, टैक्स 1000 और पाउंड 840 हैंक। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक पाउंड में 840 गज का धागा बनता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। आगे बढ़ते हैं। कूइंग और बलबलाना वाणी किस प्रकार की अवस्था होती हैं? कूइंग और बलबलाना, कूइंग और बलबलाना किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं?
किस विकास की अवस्था होती है? प्रथम, द्वितीय या मध्य अवस्था या फिर अंतिम अवस्था होती है। तो देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? स्पीच डेवलपमेंट के अंतर्गत। स्पीच डेवलपमेंट में आपका प्री स्पीच आ जाता है और दूसरा आता है कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वोकैब उसमें आ जाता है। तो जो प्री स्पीच होती है बच्चे की, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी भावनाओं को किस तरीके से प्रकट करता है? रोकर। क्या करता है? क्राइंग करता है, ठीक है, रोकर वो प्रकट करता है अपनी भावनाओं को। उसे भूख लगे, कोई भी उसको प्रॉब्लम हो, कहीं दर्द हो, वो क्या करता है? रोता है, ठीक है, क्राइंग करता है। दूसरी अवस्था होती है कूइंग एंड बबलिंग की, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? कूइंग और बलबलाना। और उसके बाद आती है तीसरी गेस्चर्स की। तो ये कौन सी अवस्था हुई? तो ये आपकी मध्य अवस्था हुई, ठीक है। प्रथम में क्या करेगा? बच्चा रोकर अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा, यानी क्राइंग। दूसरी होगी कूइंग एंड बलबलाना। कूइंग का अर्थ होता है जब बच्चा प्रथम माह में होता है तो रोने के साथ साथ अतिरिक्त आवाजें बच्चा निकालने लगता है, ठीक है। अतिरिक्त आवाजें, अचानक से आपने देखा होगा कुछ कुछ आवाजें बच्चा निकालना शुरू करता है रोने के साथ साथ, उसी को क्या कहा जाता है? कूइंग कहा जाता है। बबलिंग आपका होता है जब बच्चा कुछ ऐसे शब्द बोलने लगे, जैसे दा, मा, पा, कुछ ऐसे शब्दों को बोलता है, वो होता है बबलिंग, ठीक है। इसके बाद गेस्चर्स आते हैं, हाव भाव के द्वारा बच्चा अपनी बातों को प्रकट करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था है? मध्य अवस्था हो गई। आगे बढ़ते हैं। ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग एक प्रकार की परिसज्जा होती है जो वस्त्रों पर दी जाती है। और ये किस लिए कैसे दी जाती है? नैपिंग के द्वारा, साइजिंग के द्वारा, गोंद और स्टार्च के द्वारा। तो देखिए जो ग्लेजिंग होती है वस्त्र पर चमक लाने के लिए दी जाती है, एक प्रकार की परिसज्जा होती है। और इस परिसज्जा में क्या करते हैं? वस्त्र को चमकाने के लिए वस्त्र पर स्टार्च, गोंद, इनकी प्रक्रिया वस्त्र पर की जाती है। गोंद और स्टार्च की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गोंद और स्टार्च लगाकर जो रोलर्स होते हैं उनके माध्यम से वस्त्र को निकाला जाता है, जिससे कि उन पर प्रेशर पड़े, वस्त्र जो है वो कड़ा हो जाए और जो उस पर जो हमने स्टार्च या गोंद लगाया है वो पदार्थ उस पर चमकने लगता है, ठीक है। तो ये गोंद और स्टार्च ग्लेजिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? किस अवस्था में विकसित होता है? जब बच्चा खुद से भोजन करने लगे। ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। तो आपने भी देखा होगा कि बच्चा जो 1 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा खुद से भी खाने शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। जापानी पुष्प सज्जा में सूचक संबंधित है। हम लोग फ्लावर अरेंजमेंट पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट में, जिसमें हम लोग जापानी पुष्प सज्जा पढ़ते हैं, ठीक है। जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत आपके आते हैं इकेबाना, मैरीबाना और नाजीरे, ठीक है। इकेबाना हमने पढ़ा है, मैरीबाना हमने पढ़ा है, नाजीरे हमने पढ़ा है। अब जापानी पुष्प सज्जा होती है, इसमें 3 बेसिक सिंबल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 3 बेसिक सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 बेसिक सिंबल्स इसमें? एक होता है सो, एक होता है सिन और एक होता है हाइकी, ठीक है। सिन, सो और हाइकी। सिन जो होता है, सिन हो गया आपका, सो हो गया और एक होता है हाइकी। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ वीडियोस, ठीक है। 3 होते हैं सिन, सो, हाइकी। सिन जो होता है स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, सबसे बड़ी रेखा होती है, ठीक है, जो क्या करती है? स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। ये जो है ये टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं सिन, सो, हाइकी, जो भी फ्लावर अरेंजमेंट हम करते हैं उसकी जो टहनी होती है उसके माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। बेसिक सिंबल्स हैं जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत सिन, सो, हाइकी। सिन स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, सबसे बड़ी रेखा होती है। सो मानव जाति को दर्शाता है और हाइकी जो होता है पृथ्वी को दर्शाता है, जो सबसे छोटी रेखा होती है। तो यहाँ पर पूछा है सो किसका सूचक है? तो सो मनुष्य से संबंधित सूचक होता है जो मध्य रेखा को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल क्या है? वसा अम्ल है, प्यूरिन है, लिपिड है या लाइजोसोम है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए यदि हम यूरिक एसिड की बात करें, ठीक है, यूरिक एसिड क्या है?
तो देखिए जब भी हम प्यूरिन डाइट लेते हैं, ठीक है, प्यूरिन जैसे कि समुद्री मछली हो गया, मांस हो गया, ठीक है, जितने भी प्रोटीन वाली डाइट हो गया, उसके डाइजेशन के बाद एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, यूरिक अम्ल होता है। तो यूरिक अम्ल एक है प्यूरिन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? जो रेशम का साइकिल हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें उनका लाइफ साइकिल दिया हुआ है और किस स्टेप पे आकर वो तंतु जो है, रेशम का जो कीड़ा है, किस पे तंतु आके पैदा करता है? ऑप्शन है अंडा, डिंपक, प्यूपा या पूर्ण कीट। तो कब करता है? तो देखिए यदि हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ये जो रेशम का कीड़ा है, ठीक है, इससे हमें किस तरीके से रेशम प्राप्त होता है? तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं सेरिकल्चर के, यानी रेशम पालन के। सबसे पहले हमारे पास होता है एग, ठीक है, एग के बाद प्राप्त होता है हमें लार्वा, ठीक है, लार्वा के बाद हमें प्राप्त होता है प्यूपा और प्यूपा के बाद हमें प्राप्त होता है कीड़ा, ठीक है। अब ये जो एग है, एग हमें प्राप्त हुआ, उसमें से निकला लार्वा, ठीक है, ये लार्वा उसमें से निकल गया। अब इसकी नाक में 2 छिद्र होते हैं, एक में फाइब्रिन प्रोटीन निकलता है और एक से सेरेसिन गोंद निकलता है। अब ये जो दोनों चीज़ें निकलती हैं, इससे जो हमारा लार्वा होता है वो इस तरीके से पूरा जो धागा है इस तरीके से लिपट जाता है, ठीक है। ये जब लिपट जाता है इसी को हम कहते हैं प्यूपा। और प्यूपा की एज में यदि हम रेशम प्राप्त करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रेशम, अच्छी क्वालिटी का रेशम हमें प्राप्त होगा। यदि हम इस एज में प्यूपा से रेशम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो जब ये कीड़ा बनेगा तो क्या होगा, ये रेशम जो है, जैसे ये कीड़ा जो है निकलेगा, ठीक है, इसमें से निकलेगा तो क्या होगा, रेशम जो है ऊपर से टूट जाएगा, तो हमें छोटे रेशे प्राप्त होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा यदि हमें रेशम प्राप्त करना है तो वो हम प्यूपा की एज से करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तंगलिया बुनाई का संबंध किस राज्य से है? तंगलिया बुनाई का संबंध किससे है? ये मैंने कराया भी था, यूनेस्को के द्वारा भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची में शामिल किया गया था। बहुत सारे वस्त्रों को, उनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, मैंने पूरा कराया हुआ है। कभी कभी करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, डंका बुनाई हो गया, बदला हो गया, तो ये पहले भी कभी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो तंगलिया बुनाई का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो तंगलिया बुनाई का संबंध है गुजरात से। ये इस टाइप की आपका तंगलिया बुनाई होती है, ये शॉल होते हैं इस टाइप के तंगलिया बुनाई के, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, आप देख लीजिएगा इनको और प्लीज़ चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई हुई हैं, आप उनको देखिए और यूथ कंपटीशन की बुक है उसको आप पढ़िए, उसमें प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। 80% आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।